तो भाई किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात करते हैं कि किरचॉफ्स लॉ क्या है। किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने दो लॉ दिए, करंट और वोल्टेज के रिलेटेड। फर्स्ट लॉ को हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं, करंट लॉ भी कहते हैं। अगर जंक्शन लॉ आता है वो भी किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, और करंट लॉ आता है तब भी। क्यों कहते हैं अभी बताते हैं। कोई सर्किट है, समझ रहे हैं? सर्किट में कोई जंक्शन होगा। जंक्शन जैसे जंक्शन वो पॉइंट है जिस पर कई तरह के कई जगह के वायर एक जगह जोड़ रहे हो। बात समझ में आई? वो उसे क्या बोल दिया? जंक्शन, है ना? तो इस पर कितनी वायर जुड़ी है? 5 वायर जुड़ी है। ठीक, तो जंक्शन की तरफ या तो करंट आ रहा होगा या जंक्शन से करंट जा रहा होगा। दो ही बातें हो सकती है भाई, या तो जंक्शन की तरफ अदर से कहीं से सोर्स से डिफरेंट सोर्सेस से करंट आ रहा है, या इसकी तरफ से जंक्शन की तरफ से करंट जा रहा है। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी जंक्शन की बात कर लो, उस जंक्शन की ओर जितना आने वाला करंट होगा उतना ही जाने वाला करंट होगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? भाई जंक्शन है, कोई सोर्स तो है नहीं। भाई सोर्स होता तभी तो करंट प्रोड्यूस करेगा। भाई जंक्शन तो एक नॉर्मल पॉइंट है, तो उसका मतलब क्या हुआ? कितना होगा? मतलब जितना करंट आएगा उतना ही करंट तो जाएगा। ये किसी भी सर्किट में किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सभी इलेक्ट्रिक करंट्स का एल्जेब्रिक सम शून्य होता है, 0। किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये है। क्या बताया? जंक्शन संधि, समझ रहे हैं ना हिंदी में? जंक्शन किसी सर्किट में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्लियर? क्या बताया? किसी भी जंक्शन पर किसी सर्किट में किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सभी इलेक्ट्रिक करंट्स का एल्जेब्रिक सम शून्य होता है। एल्जेब्रिक सम क्यों बोला जा रहा बार बार? मैंने पहले ही बताया, जहां भी हम एल्जेब्रिक सम करते हैं वहां हम क्या लेते हैं? डायरेक्शन तो लेते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है वो जोड़ेंगे। बात क्लियर है या नहीं है? बात समझ में आई या नहीं है? At any junction, the algebraic sum of all the currents is 0। क्लियर है या नहीं? दोबारा मैंने बताया था, करंट अप्रोचिंग जंक्शन, अप्रोच मतलब जो जंक्शन की तरफ आ रहा है करंट, इज इक्वल टू द करंट लीविंग जंक्शन, जो जंक्शन से करंट जा रहा है। अब सपोज करो ये आपने बताया ये I1 करंट है, जंक्शन की तरफ आ रहा है जा रहा है जंक्शन से दूर। I2 आ रहा है, I3 I4 और I5 भी जा रहा है। ठीक, अब बताइएगा इस जंक्शन की ओर, ये जंक्शन है, ये आपको डेफिनेशन आपने समझ लिया, नोट कर लिया? क्या बताया? At any junction, the algebraic sum of all the currents is 0। किसी भी जंक्शन पर है ना, सभी धाराओं का, सभी इलेक्ट्रिक करंट्स का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। इसे रब कर दें? ठीक, अब ये क्लियर, अपने आप क्लियर हो गया होगा जंक्शन लॉ क्यों कहते हैं जंक्शन पर, करंट्स लॉ क्यों कहते हैं करंट्स के लिए। I1 करंट जो आने वाला करंट है जंक्शन की ओर, पहले वो लिख लेते हैं। आने वाला करंट कौन है? I1, I2 और I1 प्लस I2 प्लस I3 आने वाला करंट। तो जंक्शन की तरफ अप्रोच है ना, और जाने वाला कितना? I3 प्लस I5। क्लियर हो गया? अगर मैं इसे एक तरफ ले जाऊं, I3 इधर लेके माइनस हो जाएगा, I4 हो गया और I5 माइनस हो गया। यही तो एल्जेब्रिक सम हुआ।
यही तो एल्जेब्रिक सम हुआ, इसे लिखा जाएगा सिग्मा आई इक्वल टू 0। क्लियर है या नहीं है? क्लियर हुआ? ठीक। ये जो बेस है इसका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, ये प्रिंसिपल पर है। इस कौन से प्रिंसिपल? किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? आवेश संरक्षण के नियम पर। अगर पूछा जाता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस है, तो किस पर बेस है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण के नियम पर यह कार्य करता है। क्लियर? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने बताया था आपको कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय, है ना, और यूनिवर्स में जो चार्ज है वो कांस्टेंट। तो चार्ज करंट उत्पन्न थोड़ी हुआ है इसमें, वो क्या हुआ है? जितना करंट जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज चला गया। भाई आप बच्चे बैठे हैं क्लास में, आपकी क्लास में अगर 160 स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, इस रूम में जब आप आए थे 160 थे, तो जितने बच्चे आए उतने ही बच्चे निकल कर गए। ऐसा थोड़ी है हम 5 को कैद कर लेंगे, है कि नहीं? क्लियर हुआ आपको? अब होगा क्या? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एक एग्जाम्पल ये यहाँ करते हैं। अब ये सपोज कीजिए जंक्शन है कोई, और ये इसमें 3 एम्पीयर करंट आ रहा है, इधर को भी 5 एम्पीयर आ रहा है, ये करंट आपका 7 एम्पीयर आ रहा है, ये जा रहा है 4 एम्पीयर, ये जा रहा है 1 एम्पीयर। कितना? 1 एम्पीयर। अब हमसे पूछा ये गया है आपसे कि इस आई की वैल्यू बताइए। कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग? क्या बताएंगे? मैंने क्या बताया? एक तरफ तो लिख दीजिए जंक्शन की तरफ आने वाला करंट, एक तरफ लिख दीजिए जाने वाला करंट, या एक काम कीजिए आने वाला करंट पॉजिटिव लिख दीजिए और जाने वाला करंट नेगेटिव लिख दीजिए। बात तो वही है भाई, वो तो हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, साइन तो चेंज होना है। तो यहां पर हम लिखेंगे सिग्मा आई इक्वल टू 0, सिग्मा आई इक्वल टू 0। अब एक तरफ शुरू हो जाइए, 5 एम्पियर आने वाला है, 7 एम्पियर प्लस 7, 1 एम्पियर लिविंग इट माइनस आई लिविंग द जंक्शन, 4 एम्पियर लिविंग द जंक्शन, 3 एम्पियर अप्रोचिंग द जंक्शन। क्लियर है? क्या हुआ? 5, 7, 12, 12 3 15 और 5 ये हो गए। क्या हुआ? 15 माइनस 5, आई इक्वल टू 10। क्लियर हुआ आपको? आपको क्लियर हुआ? इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल्स आप अपने आप कर सकते हैं। किरचॉफ लॉ आपको बताया गया। फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ किरचॉफ का ये था कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें कोई भी जंक्शन आप ले लें, उस जंक्शन की ओर आने वाला करंट और उस जंक्शन से दूर जाने वाला करंट एक दूसरे के बराबर होगा। या तो ये शब्द कह लीजिए, या क्या कह लीजिए कि किसी जंक्शन पर जितने भी इलेक्ट्रिक करंट्स हैं उन सभी का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। एल्जेब्रिक सम क्या होगा? और किरचॉफ फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड था। चार्ज ही तो है, तो जितना करंट आया उतना करंट गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड था। उसे हमने कहा था करंट लॉ, याद है? या क्या कहा था? जंक्शन लॉ। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो उसे कहते हैं लूप लॉ या वोल्टेज लॉ। ये डिपेंड्स होगा वोल्टेज पर। और इसका जो किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है? ये करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे करता है अभी आपको बताइए। एक हम इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं, ये सेल, रेजिस्टेंस, सेल, रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, ये मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले। अब देखिएगा सर्किट में 3 चीजें देखिए आप। एक तो कितने जंक्शन है, एक देखिएगा
जंक्शन कितने हैं, ब्रांच कितनी है और लूप कितने हैं। ठीक, जंक्शन कितने दिख रहे हैं आपको, मैं इनका नाम रख देता हूं पहले, ए बी सी डी ई एफ। कितने जंक्शन दिख रहे हैं आपको, नहीं, केवल 2 जंक्शन इसमें है, एक तो ए है और एक बी। ये जंक्शन कहां है, ये जंक्शन नहीं है, ये तो सिंपल वायर है, ऐसे आ गया ऐसे आ गया। जंक्शन के लिए 3 का होना तो जरूरी है, ए और डी। ब्रांच, ये ब्रांच है, ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच और तीसरी ब्रांच। भाई 2 जंक्शन है, उन 2 जंक्शन के बीच जो जुड़ी हुई उसी तो ब्रांच कहेंगे। एक तो ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। नहीं है, लूप कितने हैं, क्लोज्ड लूप, जहां से चलते हैं वहीं पर लौट आए। एक लूप ए बी सी डी ए, ये लूप हो गया। वाह, एक लूप ये हो गया, वाह, अरे पूरा हो गया, ये लूप है। अब आप समझ गए लूप किसे कहूंगा, ब्रांच कहां पर मैं कहूंगा और जंक्शन किसे कहूंगा। आपको क्लियर है? ठीक, किरचॉफ सेकंड लॉ की मोटे शब्दों में बात करते हैं, उसकी फिर एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे करते रहेंगे। इन एनी लूप, लूप की बात चल रही है, इसे से बोला था लूप्स लॉ। किसकी बात चलेगी, लूप। इन एनी लूप और एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि हम कौन ले लें, कोई लूप ले लें, क्या बात करें, लूप। द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट एलिमेंट्स इज 0। बात समझ में नहीं आई होगी। एक लूप है, चलो मैं इस लूप की बात करता हूं। इस लूप में कितने एलिमेंट हैं, इस लूप, ये लूप है ए बी सी डी ए। इस लूप में 4 एलिमेंट हैं, एक सेल, नंबर 2 रेजिस्टेंस, नंबर 3 रेजिस्टेंस, नंबर 4 सेल। तो 2 सेल 2 एलिमेंट, इन सबके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। भाई सेल के बीच भी, या रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी, इनके अक्रॉस, इनके अक्रॉस, उन सब पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 क्या होगा, 0। कुल मिलाकर बात यह है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई लूप है, उस लूप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनका सम 0 होगा, उनका सम 0 होगा। मतलब क्या है, इन चारों के जो एंड्स हैं इनके बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे उनका सम करेंगे तो वो क्या आएगा, 0। अगर मैं इस लूप की बात करता हूं तब क्या होगा, ये 3 एलिमेंट है, इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, 0। मीन्स क्या हुआ, आप सब चीज द्वारा, इन एनी लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई लूप है, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट एलिमेंट्स इज 0। बात समझ में आया आपको, ये सर्किट है, करंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, बोला ठीक, लिख गलत दिया है ना। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई लूप है, उस लूप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, 0। लिखा जा सकता है डेल्टा V इज इक्वल टू 0 या डेल्टा E इज इक्वल टू 0, दोनों लिख सकते हो। क्लियर? आप देखिएगा यहाँ पर, ये एक E1 कह देता हूं सेल के ईएमएफ को, इसे R1, E2, R2 और R3 कह दिया। ये लूप फर्स्ट है और ये लूप सेकंड है। ठीक, अगर मैं लूप फर्स्ट की बात करता हूं, लूप 1, कौन सा लूप, ए से स्टार्ट करते हैं, ए
बी सी डी ए। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4। कौन कौन? पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी समझ गए? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E1 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E2 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इक्वल टू 0। बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बात समझ में आई आपको? ये है किरचॉफ सेकंड। इसका क्या एप्लीकेशन है, कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं, वो हम आपको बताएंगे। ठीक। अब वो किरचॉफ लॉ की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर कोई सिंपल सर्किट है, भाई ये दोनों एक, अगर ये खाली ये होता कि भाई ये वायर है, सेल लग रहा, रेजिस्टेंस है, बताइए कितना करंट है, हम आराम से कैलकुलेट कर लेते। कैसे? ये E हो गया, ये R हो गया, V इक्वल टू IR। परंतु अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, जैसे ये सर्किट कॉम्प्लेक्स हो गया, भाई ना तो ये सीरीज में है और ना ये पैरेलल में है, तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका सॉल्यूशन करने के लिए उनमें प्रत्येक ब्रांच में कितना करंट है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसे कैलकुलेशन करने के लिए हमें किरचॉफ लॉ को अप्लाई करना पड़ता है। बात समझ में आई आपको? नहीं है? क्लियर हुई बात? तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस पर बेस था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और किरचॉफ का सेकंड लॉ किस पर था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की बात चल रही है ना? और फर्स्ट लॉ को कहा था करंट लॉ, और सेकंड लॉ को क्या कहा? लूप। ठीक। बात समझ में आई आपको? इसके न्यूमेरिकल को हम समझाएंगे आपको।